Good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज और क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में देखेंगे। तो एंटीबॉडीज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो आइसोटाइप्स कहलाते हैं। आइसोटाइप्स और क्लासेस। तो इस तरह से एंटीबॉडीज को मुख्य रूप से 5 क्लासेस और 5 आइसोटाइप्स में डिवाइडेड किया गया है और इस क्लासिफिकेशन का मुख्य आधार जो है हैवी चेन होता है। हैवी चेन, नंबर ऑफ हैवी चेन्स और एंड देयर एक्टिविटीज ऑफ बाइंडिंग साइट्स के आधार पर एंटीबॉडीज का क्लासिफिकेशन किया गया है मुख्य रूप से। ऐसे तो इसका जो नोमेनक्लेचर्स है और कुछ अन्य बेसिस पर किया गया है। तो मेनली रूप से इसका जो नोमेनक्लेचर्स है वो धीरे धीरे पहले तो मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर, इसके बाद जो है फिर अल्फ़ाबेटिकली इसे जो है सो क्लासिफाइड किया गया है। तो देखते हैं कि किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो आपका मेनली रूप से है 5 क्लासेस। फर्स्ट IgM, IgG, IgA, IgD और IgE। ये जो है आपका एंटीबॉडीज का मुख्य रूप से 5 क्लासेस और आइसोटाइप्स। अब इस तरह से इसका जो है मेनली रूप से क्लासिफिकेशन किया गया है। IgM, IgG, IgA, IgD और IgE। तो इस तरह से इसका जो है ये भी अल्फ़ाबेट टर्म से MGADE, लेकिन फर्स्ट जो है आपका M है, G है, इसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ADE है। तो इसका जो है मेनली रूप से इस तरह से क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। ये IgA, IgD, IgE और IgG और IgM, इस तरह से भी क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। या और इस तरह से ABCDE नाम नहीं दिया गया। इसका मेन रूप से जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो आपका इस रूप में है, इस रूप में है, इस रूप में है, इस रूप में है और इस रूप में है। नॉट एज, इस रूप में नहीं है। नॉट एज, इस रूप में आपका नहीं है। इसका जो क्लासिफिकेशन साइंटिफिक
कमिटी जो होती है उन्होंने क्लासिफिकेशन जो है, इसका नोमेनक्लेचर जो है आपका पहला जो है सो M G A D E दिया, ना कि A से शुरू किया। इसका सबसे पहला रीजन ये है कि यह जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन M है, सबसे पहले बॉडीज से एंटीबॉडीज को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर जब अलग किया गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर जब इसे अलग किया गया तो मेनली रूप से इस तरह से आपका है, और इधर जो है सो आपका हाई मॉलिक्यूलर वेट है और इधर जो है सो आपका लो होता है, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर से इधर से नीचे की ओर हायर टू लोअर होता है। तो जब इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस SD का जो है सो पेज पर इसको डाला गया तो 2 बैंड्स पहले प्राप्त हुआ, इस तरह से और इस तरह से। यह जो बैंड प्राप्त हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल यह जो बैंड प्राप्त हुआ यह आपका माइक्रोग्लोबुलिन कहलाया, माइक्रोग्लोबुलिन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपका सबसे अधिक था। और सेकंड जो है आपका गामा ग्लोबुलिन, इसका जो है सो नाम, जिसका मॉलिक्यूलर वेट इससे जो है सो आपका कम था। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट लोग जो हैं ये आपका IgM नाम दिया, मतलब आपका सबसे इसका मॉलिक्यूलर वेट था, और इसके बाद जो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट कम था उसे जो है सो गामा ग्लोबुलिन रखा। तो इस तरह से आपका माइक्रोग्लोबुलिन मॉलिक्यूलर वेट सबसे अधिक रहने के कारण पहला जो है आपका IgM, इसका जो है सो नाम दिया गया। और सेकंड जो बैंड प्राप्त हुआ जिसे गामा ग्लोबुलिन कहा गया, जो आपका इसे IgG नाम दिया गया। इसके बाद ये दोनों एंटीबॉडीज खोज होने के बाद साइंटिस्ट कमिटीज जो हैं, दुनिया भर के जो लोग होते हैं साइंटिस्ट लोग, उन्होंने यह कंसिडर किया कि ये दोनों एंटीबॉडीज के डेवलपमेंट के बाद, खोज के बाद, अब जो भी एंटीबॉडी का खोज होगा वो अल्फाबेटिकली होगा। तो इस आधार पर जो है अल्फाबेटिकल के आधार पर ये, क्योंकि BC नहीं बल्कि MG है, यहाँ पर इसे D और E नाम दिया गया। इसके बाद जो है सो ADE, ये अभी तक एट ए प्रेजेंट टाइम एंड नंबर ऑफ एंटीबॉडीज या नंबर क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज जो है सो आपका 5 जो है रिकॉग्निशन किया गया, खोज किया गया। इसके बाद साइंटिस्ट लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर 5 एंटीबॉडीज के बाद अगर 6 नंबर ऑफ 6 जो है, 6 नंबर का जो एंटीबॉडीज का खोज होगा उसका नामकरण F हो दिया जाएगा। मतलब अगला जो है अगर छठा अगर खोज होगा तो इसका नाम जो है IgF दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इसका जो है सो खोज नहीं हुआ। अभी तक ज्ञात जो एंटीबॉडीज हैं वो आपका IgM, IgG, IgA, IgD, IgE, और ये सब में जो है आपका
पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। जो भी है यहाँ पर MGADE, लेकिन इसमें जो है आपका मोनोमर्स, डाइमर, ट्राइमर्स, टेट्रामर्स, पेंटामर्स, मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड को इस तरह से जो आपका हम लोग पढ़े, ये 4 ये आपका हाई हैवी चेन, ये लाइट चेन, ये आपका लाइट चेन और ये हैवी चेन। इस तरह से 4 पॉलीपेप्टाइड को एक आपका मोनोमर्स माना गया, 1 मोनोमर्स। 4 पॉलीपेप्टाइड्स को 1 मोनोमर्स के रूप में माना गया। अब अगर इसका दूसरा रूप यहाँ पर है इस तरह से, ये आपका, तो ये आपका 2 मोनोमर्स हो जाएगा, 2 या डाइमर्स, ये आपका डाइमर्स हो गया। अगर ये आपका इसी तरह से, ये आपका 3 जो है ये आपका, तो आपका ट्राइमर्स हो गया। और अगर 4 इस तरह से हैं तो आपका टेट्रामर्स। और अगर 5 है इस तरह से तो आपका पेंटामर्स। तो इस तरह से इसके जो 1 मोनोमर्स जो है तो बहुत सारे यूनाइट होकर के आपका मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटामर्स का ये निर्माण होता है। तो जितने भी इसके जो 5 क्लासेस हैं और आइसोटाइप्स हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह जो आपका एम है, IgM, यह जो है आपका मेनली रूप से पेंटामर्स है, मतलब इसमें ये पेंटामर्स है। और इसके बाद ये जो है आपका डाइमर्स है, और बाकी जो है सब आपका मोनोमर्स, ये आपका मोनोमर। ये भी जो है आपका मोनोमर के रूप में ये आपका होते हैं। ये सिर्फ याद रखना है कि जो 5 क्लासेस और आइसोटाइप्स हैं वो आपका IgM पेंटामर्स होते हैं, IgG मोनोमर्स, IgA डाइमर्स, IgD मोनोमर्स, IgE मोनोमर्स। मतलब आपका पेंटामर्स, मोनोमर्स और डाइमर्स फॉर्म में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। लेकिन यह IgA जो है वह डाइमर्स ही नहीं, आगे देखेंगे इसको एक एक करके तो देखेंगे कि ये मोनोमर्स के रूप में भी होता है। इट ऑल्सो आपका मोनोमर्स, डाइमर्स, ट्राइमर्स और टेट्रामर्स, इस रूप में भी जो है ये आपका बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ पाए जाते हैं, डिफरेंट भाग में, कहीं पर मोनोमर्स रूप में भी होता है, कहीं डाइमर्स भी होते हैं, कहीं पर आपका ट्राइमर्स, टेट्रामर्स के रूप में भी यह पाया जाता है। ये जो है तो बहुत ही वेरिएबल फॉर्म में आपका एंटीबॉडीज ये जो है सो पाए जाते हैं। तो ये बात इतना याद रखना चाहिए कि IgM पेंटामर्स, IgG मोनोमर्स ये बिल्कुल इसी रूप में होते हैं, लेकिन मोस्टली IgA जो है आपका डाइमर्स रूप में होते हैं। और यह समटाइम्स आपका मोनोमर्स, ट्राइमर्स और टेट्रामर्स फॉर्म में होता है। तो ये आपका 5 क्लासेस इस तरह से है। और इसका नोमेनक्लेचर कैसे हुआ
पहला जो है आपका मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर SDS पेज पर इसको जब डाला गया तो आपका 2 बैंड्स प्राप्त हुआ। चूंकि हम जानते हैं कि यह आपका प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स है, मतलब आपका एक प्रोटीन्स है, और प्रोटीन को सेपरेशन जो है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा किया जाता है। तो जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं उसका जो है आपका मूवमेंट जो होता है वह धीरे धीरे होता है, इसलिए उसका बैंड जो है आपका ऊपर भाग में होगा। उससे जो कम वेट का होगा मॉलिक्यूलर वेट वो उसके नीचे होगा, उससे कम जो मॉलिक्यूलर वेट वाला होगा वो आपका सबसे पहले नीचे जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट बार जब इसका जो स्टडी किया गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर, तो ओनली 2 बैंड्स अकर्स, ओनली 2 बैंड्स सिर्फ पाया गया, जो एक आपका माइक्रोग्लोब्यूलिन्स और सेकंड जो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम था वो आपका गामा ग्लोब्यूलिन्स के नाम से। तो आपका माइक्रो मीन्स आपका M और गामा का मतलब यहाँ पर ये आपका G शब्द हुआ। A का मतलब अल्फा, D का मतलब डेल्टा, E का मतलब इलिप्सॉन, इलिप्सॉन। तो ये जो है आपका इस रूप में प्राप्त होता है। इप्सिलॉन, ये जो है आपका ये जो होता है वह आपका इप्सिलॉन, ये यहां पर आप देखते हैं ये आपका माइक्रो ग्लोब्यूलिन, ये आपका गामा, और ये आपका अल्फा शब्द हुआ, ये आपका डेल्टा शब्द हुआ, और ये जो है आपका इप्सिलॉन कहलाता है। इस लेटर से जो है आपका इसका जो है सो आपका नामकरण किया गया है कि IgM का मतलब आपका माइक्रो, IgG का मतलब गामा, माने IG इज स्टैंड फॉर आपका इम्यूनोग्लोब्यूलिन। एंटीबॉडीज को ही जो है सो आपका इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहा गया। IgM, IgG, IgA मतलब अल्फा, IgD डेल्टा और IgE एप्सिलॉन। तो इस तरह से इसका आपका नामकरण है। और अब हम इधर देखेंगे एक एक करके, कोई भी हम शुरू करेंगे इसमें से कि इसका जो है क्या कैरेक्टर्स है, क्या इसका फंक्शंस है, उस आधार पर। तो सबसे पहला जो है हम देखेंगे IgG के बारे में। इसको हम कह सकते हैं IG गामा, ये इस तरह से। सबसे पहले जो है हम इसको IgG को देखते हैं, क्योंकि यह जो है आपका सबसे बड़ा ये एंटीबॉडीज का सब क्लास इसमें होता है। लेकिन मैक्सिमम जो है और भी जो है उसका जो सब क्लास नहीं होता है, ओनली एक आपका IgA का सब क्लास होता है। IgA और IgG, IgA का आपका IgA1, IgA2 और इसका जो है IgG1, G2, G3, G4, इसका जो है आपका इन ह्यूमन के बॉडी में जो पाए जाने वाले हैं उसका जो है मैक्सिमम जो है आपका ये क्लासिफाइड है, सब क्लासेस है। तो सबसे पहले हम IgG के बारे में देख रहे हैं, यह IG गामा। तो यह जो है यह आपका मोनोमर्स है। मोनोमर्स का मतलब आपका यहाँ पर इस तरह से हैवी चेन और ये आपका लाइट चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में होते हैं। मतलब आपका ये पैराटॉप होते हैं, तो 2 पैराटॉप होते हैं और आपका
हैवी चेन और ये आपका लाइट चेन। तो इस कंडीशन को 4 पॉलीपेप्टाइड का मतलब यहाँ पर 2 हैवी चेन और 2 आपका लाइट चेन, और यह जो है आपका 1 जो है मोनोमर्स के रूप में होता है। ये आपका मोनोमर हुआ, एक यूनिट हुआ। तो यह आपका IgG जो है आपका मोनोमर्स होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपका 150 किलो डाल्टन्स होता है। इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आपका 7s होता है। 7s जिस तरह से हम लोग राइबोसोम्स में देखें कि 40s और 80s, 50s, 60s इस तरह से जो यूनिट होते हैं, उसी तरह से आपका इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, जिसका यहाँ पर 7s। S इज स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग। S इज स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, और इसमें जो है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें जो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किसी भी मॉलिक्यूल आपका जो सबस्टांसेस होते हैं, आपका प्रोटीन्स, आप DNA RNA, उसको जो है या माइक्रो जो आपका सबस्टांस होते हैं उसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब यहाँ पर इस तरह से अगर है यहाँ पर, और ये आपका है, अगर कोई पदार्थ मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर है, तो कितने समय में यह जो है आपका यहाँ पर नीचे आ जाता है। इस तरह को आपका स्वेडबर्ग यूनिट होते हैं। तो यहाँ से एक स्वेडबर्ग 1s का मतलब होता है 1 × 10⁻³ सेकेंड बराबर 1s होता है। तो यहाँ पर इसका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, इसमें जो है सो मॉलिक्यूल्स को रखकर तेजी से स्पीडली बहुत जो है सो घुमाया जाता है, और उसको रेट ऑफ जो आपका नीचे आने का जो होता है, कितना देर में यहाँ पर आता है, तो एक S या एक स्वेडबर्ग यूनिट कहलाता है। तो राइबोसोम्स में भी देखते हैं कि 40s है, मतलब आपका एक स्वेडबर्ग मतलब 1 × 10⁻³ सेकेंड। तो 40s का मतलब क्या हो जाएगा, 40 × 10⁻³ सेकेंड होगा। इसी तरह से यह जो आपका IgG है उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मतलब आपका क्या हो जाएगा, 7 × 10⁻³ सेकेंड हो जाए। इतना समय में यह जो है आपका IgG जो है, जब इसे किसी भी विट्रो पात्र में जो है आपका इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, तेजी से जब घुमाया जाता है, तो इसका रेट ऑफ जो बैठने का नीचे आने का जो समय हुआ वो आपका 7 × 10⁻³ सेकेंड्स। तो ये आपका इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट हुआ। तो ये सब आपका मेनली रूप से ये पॉइंट है कि यह मोनोमर होता है, मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इसका 7s होता है। 7s, S इज स्टैंड फॉर आपका स्वेडबर्ग। एक स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस आपका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का काम किए थे, इसलिए उनके रेस्पेक्ट में आपका इसके यूनिट को S दिया गया। 70s, 40s, 50s, 18s, 5s भी होता है। तो S का मतलब ये हुआ कि कितने समय में वह आपका सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है उसको अलग करने के लिए, तो कितने रेट
कितने समय में वह नीचे की ओर बैठता है, सस्पेंडेड होता है, इसे जो है आपका सेडिमेंटेशन रेट आपका ये कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब नीचे आपका आने का जो समय लगता है वो सेडिमेंटेशन रेट कहलाता है। ESR होता है एक, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अगर कोई इरिथ्रोसाइट जो ब्लड में आपका RBC है, उसका जो है किसी रोग में जो है इस ESR जो है जांच की जाती है, तो किसी रोग में जो है उसका जो नॉर्मल जो ESR का सेडिमेंटेशन रेट है, एरिथ्रोसाइट का सेडिमेंटेशन रेट, और किसी डिजीज में जब उसका इरिथ्रोसाइट्स का सेडिमेंटेशन रेट मापा जाता है तो आपका डिफरेंट होता है। तो ESR से किसी भी रोग की आपका जांच होती है कि नॉर्मल ESR क्या होता है, और जैसे आपका गॉट है या आपका यूरिक एसिड्स है, और भी किसी तरह की अगर इस तरह से है तो उसमें सेडिमेंटेशन रेट में जो है आपका अंतर हो जाता है, और उस सेडिमेंटेशन रेट के डिफरेंसेस होने पर उस डिजीज का जो है सो हम लोग पता करते हैं। तो वहां पर भी सेडिमेंटेशन रेट वही होता है, उसको नीचे बैठने का दर क्या होता है। जब उसको एक तरह से सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है तो फिर उसको नीचे आने में कितना समय लगता है, ये आपका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहलाता है। तो 7S इसका है। तो नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट 80% ऑफ टोटल सीरम IgS, एंटीबॉडीज का जितना सीरम में पाया जाता है उसका लगभग 80% जो है आपका IgG होता है। यहाँ पर सीरम का मतलब होता है, यहाँ पर सीरम का मतलब आपका ब्लड में से, अगर सीरम का मतलब ब्लड से ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो है, क्लोटिंग फैक्टर को अगर हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो वह आपका सीरम कहलाता है। आपका माइनस क्लोटिंग फैक्टर सीरम मतलब आपका ब्लड, कहीं ब्लड में जब क्लोटिंग फैक्टर्स होता है, ब्लड प्लस आपका क्लोटिंग फैक्टर्स, तो आपका ये ब्लड में बहुत सारे चीज रहते हैं, लेकिन जब ब्लड से क्लोटिंग फैक्टर्स जो आपका रक्त को जमाने वाला जो फैक्टर्स है, अगर उसको हटा दिया जाए तो वह आपका सीरम कहलाता है। तो वही कह रहा है कि अबाउट 80% ऑफ टोटल सीरम एंटीबॉडीज का यह भाग होता है। मोस्ट अबंडेंट Ig ऑफ ब्लड, यह ब्लड में मुख्य रूप से जो है आपका IgG एंटीबॉडी जो है सो आपका डोमिनेंट है, माने सबसे अधिक मात्रा में यह ब्लड में पाया जाने वाला एंटीबॉडीज होता है। प्रेजेंट बोथ इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर। इंट्रावेस्कुलर मतलब आपका ब्लड वेसल्स के अंदर जब ये पाए जाते हैं, और इस तरह से है आपका ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के बाहर जो आपका है वो आपका एक्स्ट्रा वेस्कुलर कहलाता है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड्स होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं, और ब्लड वेसल्स के बाहर जो आपका फ्लूइड होते हैं उसमें भी यह जो है आपका IgG एंटीबॉडीज पाया जाता है। प्रीडोमिनेंट इन क्रोनिक इन्फेक्शन, जो आपका क्रोनिक डिजीज दो तरह के होते हैं, एक एक्यूट और एक क्रोनिक होता है। क्रोनिक का मतलब होता है आपका जीर्ण, पुराना, अधिक समय तक यह शरीर में जो है सो आपका पड़ा रहना। एक्यूट का मतलब घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 4 दिन इस रोग रहा, इसके बाद समाप्त हो जाता है। यह आपका एक्यूट सिम्टम भी बोलते हैं, एक्यूट डिजीज भी बोलते हैं, और एक आपका क्रोनिक। तो क्रोनिक इन्फेक्शन में आपका इसका जो है सो आपका रोल होता है कि IgG का। उसी तरह से आपका किसी में जैसे एक्यूट इन्फेक्शन और तो प्रीडोमिनेंट इन क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन में यह आपका प्रीडोमिनेंट होता है।
ड्यूरिंग एचडीएस स्टेज आपका जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है, टू बाइंड सकर्स मतलब आपका ये जो है सो चूंकि मोनोमर्स होता है, तो मोनोमर्स में दो तरह के मेनली रूप से चेन होता है, एक आपका लाइट चेन और दूसरा जो है सो हैवी चेन। तो यही दो बैंड जो है सो आपका प्राप्त होता है, लाइट चेन और हैवी चेन। और इसके बाद आगे जो है सो आपका सेक्रेटरी चेन भी होता है और आपका जे चेन होता है, ज्वाइनिंग चेन भी होता है, जो आगे के एंटीबॉडीज में वो पाया जाता है। लेकिन जो मोनोमर्स होते हैं उसमें आपका टू आपका बैंड्स आपका दिखाई पड़ेगा आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर, और जिसमें आपका जे बैंड होगा, सेक्रेटरी बैंड होगा, उस पर आपका तीन, अगर जे बैंड है और प्लस हाई और हैवी और लाइट है तो तीन होगा। अगर सेक्रेटरी चेन, जे चेन और हैवी और लाइट चेन हो जिसमें है वो आगे देखेंगे ही, तो उसमें आपका 4 बैंड्स प्राप्त होंगे। तो आपका बैंड्स जो है आपका वो चेन पर डिपेंड कर रहा है कि कितना नंबर ऑफ चेन्स है। तो आपका हैवी चेन, लाइट चेन, जे चेन और सेक्रेटरी चेन, ये 4 तरह के चेन जो है सो एंटीबॉडीज में पाए जाते हैं। जो भिन्न भिन्न तरह के एंटीबॉडीज में आपका ये चारों आपका ये चेन जो है सो पाए जाते हैं। किसी में जो है सो 2 हैवी और लाइट, तो आपका यूनिवर्सल सब में जो है सो आपका पाया जाता है। बाकी जे चेन और सेक्रेटरी चेन जो है खास एंटीबॉडीज में वह आपका पाया जाता है। फॉर ह्यूमन जी सब क्लासेस, ह्यूमन में जो है जो आपका ये एंटीबॉडीज है इसके जो है सो आपका 4 क्लासेस है। आपका IG1, IgG2, IgG3 और IgG4। ये इस तरह से आपका जो है इसका आपका 4 सब क्लासेस है। जो आपका IgG का ही सिर्फ एक सब क्लासेस होता है, एक IgA का। तो यहाँ पर और आगे नेक्स्ट पॉइंट, ये IgG1, IgG3 और IgG4 जो है क्रॉस प्लेसेंटा, ये जो है तो आपका प्लेसेंटा को जो है आपका पार कर देता है। प्लेसेंटा का मतलब आपका यहाँ पर जैसे ये आपका चाइल्ड है, आप इसमें जो है से एक विशेष तरह के ये आपका कांटेक्ट होता है। यहाँ पर आपका मदर है, ये मदर है, तो इसमें से इसका संबंध जो है सो आपका फीटस का होता है और यहाँ पर आपका मदर का। तो मदर्स में चूंकि एंटीबॉडीज तो पूरा शुरू में बनता नहीं है आपका ओरिजिन टाइम में, तो यहाँ पर मदर से जो है एक विशेष तरह की प्लेसेंटा से कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें से जो है आपका एंटीबॉडी आपका इसमें फीटस में पार हो जाते हैं। कौन कौन? IgG1, G3 और G4 क्रॉस प्लेसेंटा, बट IgG2 नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि IgG जो है तो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। अगर IgG, IgA, D रहेगा उसमें से, अगर लेकिन IgG में से फिर कहेगा कौन इसमें से क्रॉस नहीं कर पाता है, तो IgG2। और कौन कौन क्रॉस कर पाते हैं, तो 1, 3 एंड 4। ये जो है आपका इस तरह से माँ के ब्लड से जो है आपका फीटस के ब्लड में जो है वो आपका क्रॉस प्लेसेंटा से क्रॉस होकर के यहाँ पर आ जाते हैं। तो प्ले ए रोल इन ऑप्सोनाइजेशन, और IgG का मेन फंक्शन जो है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब फैगोसाइट्स, फैगोसाइट्स का मतलब आपका इनगल्फ करना, और उस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ऑप्सोनिन कहते हैं। तो ये सब जो है आपका IgG जो है आपका ऑप्सोनिन होते हैं, माने तुम उसको उकसाना, एक तरह से काम को करने के लिए बढ़ावा देना। तो ये इसका जो ऑप्सोनिन जो ऑर्डर है वो आपका IgG3 का जो है IgG1 के बराबर है। दोनों का ऑप्सोनिन कैरेक्टर जो है फैगोसाइटोसिस क्रिया को बढ़ावा देने के लिए जो उसमें आपका ऑर्डर है वो IgG3 बराबर IgG1, माने ये दोनों का जो है ऑप्सोनिन ऑर्डर जो है तो बराबर हो, इज ग्रेटर देन IgG4। IgG4 की अपेक्षा ये 1 और 3 का जो है ऑप्सोनिन
या ऑप्सोनाइजेशन जो प्रोसेस है ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन आपका आईजी, माने IgG2 का आपका सबसे कम ऑप्सोनाइजेशन में वह रोल होता है, माने आपको फाइगोसाइटोसिस क्रिया के लिए आपका जो है सबसे कम रोल होता है। तो ये आपका इस कैरेक्टर्स हुआ। नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं कि यह IgG जो है आपका मोनोमर है, ये आपका ये हुआ और ये आपका इस तरह से है। तो इसका जो है ये आपका IgG है, आपका ये क्या है तो मोनोमर्स है। मोनोमर में आपका क्या हुआ 2 हैवी और +2 लाइट चेन होते हैं। ये आपका लाइट हैवी चेन हुआ, ये आपका लाइट चेन हुआ। तो इसका वैलेंसी, इसमें वैलेंसी क्या होता है, ये आपका IgG का वैलेंसी हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपका जितना नंबर ऑफ ये जो होते हैं 2 पाराटॉप्स है, ये आपका पाराटॉप्स कहलाता है, पाराटॉप्स। तो नंबर ऑफ पाराटॉप्स, नंबर ऑफ वैलेंसी, इसलिए इसका वैलेंसी जो है आपका 2 हो गया। जितने आपका पेंटामर है तो उसकी वैलेंसी 10 होगा, टेट्रामर है तो उसकी वैलेंसी 8 होगा, ट्राइमर्स है तो उसकी वैलेंसी 6 होगा। क्योंकि मोनोमर में जो है आपका वैलेंसी 2 होते हैं, माने 2 पाराटॉप्स होते हैं, इसका वैलेंसी 2 हो गया। पाराटॉप्स कितने हैं इसमें, पाराटॉप्स इक्वल टू द वैलेंसी, तो ये आपका इसका वैलेंसी भी जो है आपका 2 हो जाएगा। और आपका CDRS, नंबर ऑफ CDRS कितना होगा, तो हम जानते हैं कि एक पाराटॉप पर, इस तरह से ये पाराटॉप है, तो एक लाइट चेन पर आपका 3 CDR होते हैं, 1 2 3, और यहाँ पर भी जैसे 1 2 3, तो आपका 3 + 3 = 6, और इसमें 2 पाराटॉप्स हैं तो आपका यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो 3 + 3 = 6, इसलिए आपका नंबर ऑफ CDRS 6 + 6 = 12 इसकी संख्या होती है। तो ये आपका इस तरह से IgG के बारे में हम लोग आज देखे, और इसी के साथ हम आज का सेशन यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। और इसी तरह के सेशंस के लिए अगले सेशन में हम लोग जो है अगला जो आइसोटाइप्स है IgM, IgA, IgD, IgE, उसको जो है सो हम लोग देखेंगे। और इस तरह से आज का सेशन यहाँ पर समाप्त हो रहा है। और अगर वीडियो इस तरह का पसंद आया तो आप लोग जो है सो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू।